हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया सर्कुलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इशू किया है। कब? 25 नवंबर 2021 को। ठीक है जी, अभी रिसेंटली ही ये सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर जो है मेनली टीडीएस के सेक्शंस के ऊपर बात कर रहा है। टीडीएस के सेक्शंस रिलेटेड इसमें गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। कौन कौन से सेक्शंस को मेनली इसमें कवर किया गया है? सेक्शन 194 ओ, सेक्शन 194 क्यू और सेक्शन 206C1H को इसके अंदर मेनली कवर किया गया है। तो गाइज, इससे रिलेटेड हम पूरी जानकारी आज अपनी वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इसकी कंप्लीट जानकारी को लेने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइज वीडियो। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको ये डिटेल में बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में सेक्शन 194 ओ, 194 क्यू और सेक्शन 206C1H क्या है। ठीक है जी, थोड़ा बेसिक जानकारी अगर हम इन सेक्शंस के बारे में ले लेंगे तो सर्कुलर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 194 ओ क्या है। सेक्शन 194 ओ जो है हमारे पास इंसर्ट तो हुआ था फाइनेंस एक्ट 2020 में, लेकिन इसको मैंडेटरी कब से कर दिया गया? फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2020 से, यानी 1 अक्टूबर 2020 से ये जो सेक्शन है ये मैंडेटरी कर दिया गया। ईसीओ जो है, ईसीओ के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है। ईसीओ को क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को डिडक्ट करना होता है टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट। ध्यान से देखिएगा, ग्रोस अमाउंट का 1%। ठीक है जी, जितना भी ग्रोस अमाउंट उसके पास आया पर्सन से, उसका वो टीडीएस कलेक्ट करेगा। कितना डिडक्ट करेगा? सॉरी, कलेक्ट नहीं, डिडक्ट करेगा 1%, और उसके बाद उसकी जो पेमेंट है वो सेलर को दे देगा। ठीक है जी। और ये ईसीओ करता क्या है? ये फैसिलिटेट करता है थ्रू थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म, यानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है जहां पे बायर और सेलर आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर सके, एक दूसरे को मिल सके। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हाउएवर, exemption from the SAT deduction has been provided in case of certain individuals। कुछ एक इंडिविजुअल्स को और एचयूएफ को इसके अंदर छूट दी गई है। ठीक है, जिनकी टर्नओवर ही 5 लाख से कम है, तो उनको छूट दी गई है कि वो कुछ एक स्पेसिफाइड कंडीशंस पूरी करें और उन्हें उनका जो अमाउंट होगा उसके ऊपर ये टीडीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। द डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट। जब अमाउंट क्रेडिट होती है ना, उस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। और सर्विसेज और बोथ टू द अकाउंट ऑफ ईसीओ पार्टिसिपेंट। ईसीओ पार्टिसिपेंट जो होता है यानी जो उसका सेलर वगैरह हो गया। ठीक है जी। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या फिर पेमेंट के टाइम पे विच एवर इज अर्लियर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं इसके अंदर। ठीक है जी, मैं आपको चार्ट के थ्रू बता दूं क्या होता है। ये सेलर है, सामने वाला बायर है, इस यहाँ पे ईसीओ है। ईसीओ इन दोनों को मिलवाता है आपस में। सेलर अपनी प्रोडक्ट्स ईसीओ पे डालता है, ईसीओ अलग अलग बायर्स को दिखाता है, तो इनडायरेक्टली बायर से सेलर को उसने कंडक्ट मिलवा दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ईसीओ पार्टिसिपेंट। ये ईसीओ पार्टिसिपेंट है हमारा जो सेलर है। अब बायर क्या करेगा? इसको पैसा देगा और ईसीओ इनडायरेक्टली पैसा किसको दे देगा? सेलर को दे देगा। अब यहाँ पे क्या होगा? जब ये पेमेंट हुई या फिर अकाउंटिंग जो एंट्री हुई, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी जरूरी नहीं है पेमेंट के टाइम पे। जब बायर इसको पैसा देगा, इसी अपना 1% टीडीएस काटेगा और वो पैसा किसको पे कर देगा? सेलर को पे कर देगा। इस तरीके से इन्होंने आपस में पैसा पे करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 206C1H की। 206C1H क्या कहता है? फिलहाल ये सेक्शन हमारे पास 1 अक्टूबर 2020 से आया था। 1 अक्टूबर 2020 से मैंडेटरी कर दिया गया था ये कब लगता है हमारे पास? ये कंसिडरेशन जब हमारे पास आता है ना सेल में। सबसे पहली बात जो आपको इसमें ध्यान देने वाली है, ये सेक्शन लगता है व्हेन अ सेलर रिसीविंग एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। यानी ये सेक्शन तब नहीं लगता जब आप माल बेचेंगे। ठीक है जी, ये माल खरीद बेच के टाइम पे सेक्शन नहीं लगता। ये सेक्शन कब लगता है? जब आपने पैसा रिसीव किया। ठीक है जी, जब आपने पैसा रिसीव किया कंसिडरेशन का, किसी भी गुड्स का, तब ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सेल ऑफ एनी गुड्स फॉर अ वैल्यू एग्रीगेटिंग ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, यानी किसने से ज्यादा अमाउंट आया? 50 लाख से ज्यादा अमाउंट रिसीव कर लिया आपने। इन केस ऑफ प्रीवियस ईयर शेल कलेक्ट, यानी यहाँ पे सेलर कलेक्ट करेगा टीडीएस टीसीएस, सॉरी, सेलर क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा। अ सम इक्वल टू 0.1%। कितना? 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। 50 लाख के ऊपर जितना पैसा होगा ना,
उसका 0.1% कलेक्ट कर लिया जाएगा। द कलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। जब सेल कंसिडरेशन आएगा तब ये कलेक्शन होगा। सेलर को डिफाइन किया गया है, सेलर कौन होगा। देखिए अब ये जो डेफिनेशंस है ना, हम कई बार छोड़ देते हैं, बट दीज डेफिनेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि एक छोटी सी मैं बात करूंगी, अगर आप सेलर ही नहीं हो, सेलर के डेफिनेशन में ही नहीं आते, तो ये सेक्शन आप पे नहीं लगेगा। ठीक है जी। अगर कहीं बायर की डेफिनेशन दी जा रही है, फॉर एग्जांपल 194 क्यू में आएगी, 194 क्यू में हमारे पास बायर की डेफिनेशन हमें आएगी, और अगर आप बायर के डेफिनेशन में नहीं आते तो वो सेक्शन आपके ऊपर लगेगा ही नहीं। तो इसलिए डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम इस डेफिनेशन को देखेंगे। सेलर, सेलर को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। कौन होगा सेलर? सेलर वो पर्सन होगा जिसकी ग्रॉस रिसीट्स या टोटल सेल, यानी टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा, आप ये कह सकते हैं। टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? वो कलेक्ट करेगा जिसकी टोटल सेल या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर, यू कैन से, फ्रॉम द बिजनेस कैरिड आउट बाय हिम एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीज, यानी जिसकी सेल, ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। कब? इमीडिएटली प्रोसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे पिछला देखिए, आप पिछले में जाइए, पिछले में अगर वो है तो इसका मतलब 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप सेलर की डेफिनेशन में आते हैं। यू हैव टू डिडक्ट, यू हैव टू कलेक्ट टीसीएस, नॉट डिडक्ट, यू हैव टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम द बायर इफ यू आर रिसीविंग मनी मोर देन 50 lakhs फ्रॉम दैट बायर। अगर आप उससे 50 लाख से ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। ठीक है जी। आगे आपको क्या दिया हुआ है? आगे कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतनी सी बात कर रखिए कि ऑफिशियल गैजेट के अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि कौन से लोग बायर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन 194 क्यू की। सेक्शन 194 क्यू फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021 से आपके सामने आया, आपके ऊपर मैंडेटरी किया गया। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बायर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस काटने के लिए। कब? जब वो परचेज करेगा, किससे ज्यादा? परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ वैल्यू एग्रीगेटिंग ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, यानी वो क्या करेगा? पे कर रहा है पैसा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पिछले वाला जो सेक्शन था 206C1H, वो कब लगता था? रिसीविंग पे। ये कब लगेगा? पेइंग पे। यानी दोनों जो सेक्शंस है ना वो पैसे की लेन देन के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आपने इस साल में कितना खरीदा, वो कह रहे हैं इस साल में कितना पैसा लिया, इस साल में कितना पैसा दे दिया। हो सकता है आपने खरीदा बेचा कम का हो सकता है गुड्स की वैल्यूएशन कम की हो, लेकिन आपने कितना पैसा लिया या कितना पैसा दिया, इसके ऊपर ये सब चीजें। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसे, जब उसने पैसा पे किया 50 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर, तो उसे 0.1%, यहाँ भी कितना? 0.1% जो है उसे टीडीएस डिडक्ट करना है बायर को। ठीक है जी। 194 क्यू किसके ऊपर अप्लाई होगा? बायर पे। 206C1H किसके ऊपर अप्लाई होगा? सेलर पे। सेलर को देखना है कितना अमाउंट वो ले रहा है। यहाँ 194 क्यू में बायर को देखना है 50 लाख से ज्यादा उसने दिया या नहीं दिया, दे दिया तो टीडीएस काट लो। ठीक है जी। सेम यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर बता सकती है, आपको मेंशन कर सकती है कि हु विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बायर, यानी किसको हम बायर ट्रीट नहीं कर रहे हैं फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 194 क्यू। ठीक है जी। ये तो हमने एक ओवरव्यू देखा इन तीनों सेक्शंस के बारे में, ये तीनों सेक्शंस कहते क्या क्या थे। अब ये जो आपको बताया गया ये बताया गया है कि कब कब कौन कौन सी क्लैरिफिकेशन आई, कौन कौन सी गाइडलाइंस बीच बीच में इशू हुई इन सेक्शंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम सीधा अब गाइडलाइंस पे आएंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। सबसे पहली जो गाइडलाइन दी है ना, ई ऑक्शन सर्विसेज पे दी है, सेक्शन 194 ओ से रिलेटेड दी है। अब ई ऑक्शन सर्विसेज क्या है? देखिए मैं इस सेक्शन को समझाने से पहले ना आपको ये समझा दूं कि ई ऑक्शन सर्विसेज होता क्या है, हमें इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्या होता है जी? ईसीयू होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने क्या बताया था? ये बायर को और सेलर को, मैं यहाँ पे सेलर लिख देती हूँ। ठीक है जी। ये सेलर को और बायर को आपस में क्या करवाता है? कनेक्ट करवाता है। ये क्या करता है? इनको आपस में कनेक्ट करवाता है। ठीक है जी, ये इसका काम है। अब देखिए ई ऑक्शन सर्विसेज के अंदर क्या होता है। ई ऑक्शन सर्विसेज में ये सेलर है, ये अपनी कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एनीथिंग सेल करना चाहता है, ऑक्शन करना चाहता है, ऑक्शन करवाना चाहता है। अब एक ऑक्शन तो हमारे पास ऐसी होती है कि हाँ लोग बुलाए, उनको इनविटेशन दिया, आए बैठे और इस तरीके से ऑक्शन हुई, बिडिंग हुई,
कि 10 लाख एक, 10 लाख दो, 20 लाख एक, 20 लाख दो, इस टाइप से। लेकिन ईसीओ क्या करता है, ईसीओ इसी ऑप्शन को ना डिजिटली मेंटेन करता है। क्या करता है, डिजिटली मेंटेन करता है। इसने क्या किया, ऑप्शन निकाली, इसने ईसीओ से कांटेक्ट किया, ईसीओ ने डिजिटली उस ऑप्शन को अरेंज करवाया और बहुत सारे बायर्स ने डिजिटली अपनी बिडिंग लगा दी। मैं ये अलग अलग बायर्स इसके अंदर बना रही हूँ। इन सभी बायर्स ने क्या किया, कांटेक्ट किया किससे, अपनी अलग अलग बिडिंग लगाई। इन सभी बायर्स ने कहाँ पे लगाई, ईसीओ के पास लगाई, अपनी बिडिंग दे दी यहाँ पे। अब ईसीओ ये देखेगा कि सबसे ज्यादा बिडिंग किसकी है। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा बिडिंग इस महाशय की आई। किसकी आई, इस महाशय की। इसने सबसे ज्यादा बिडिंग लगाई, इसने सबसे ज्यादा बिडिंग लगा दी, मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया। अब क्या करेगा ईसीओ, ईसीओ क्या करेगा, इस पर्सन को और इस पर्सन को मिलवा देगा। क्या करेगा, इन दोनों पर्सन को आपस में मिलवा देगा। ठीक है जी, हम इसका नाम रख देते हैं राम, इसका नाम रख देते हैं श्याम। इसने राम और श्याम को आपस में मिलवा दिया, बस बात खत्म। ईसीओ का काम यहाँ पे पूरा हो गया। ईसीओ क्या करेगा, इससे भी अपना कमीशन ले लेगा सेलर से, इससे भी अपना कमीशन ले लेगा बायर से, या एक से लेगा, जो भी होगा। उन दो उनके आपस में एग्रीमेंट है, हमारा कोई लेना देना नहीं। हो सकता है वो सिर्फ एक ही पार्टी से ले, दूसरी पार्टी से ना ले, हो सकता है वो दोनों पार्टी से कमीशन ले। इसने कमीशन लिया सिर्फ उनको मिलवाने का, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। उसने कमीशन लिया सिर्फ इन दोनों को मिलवाने का, अदर देन दैट कुछ नहीं लिया। इसके बाद क्या हुआ, राम और श्याम ने आपस में कांटेक्ट किया, राम और श्याम आपस में मिले। जो यहाँ पे अमाउंट डिसाइड हुई थी, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि आपस में जो अमाउंट डिसाइड हुई थी दैट वाज 15 लाख। जो ईसीओ के पास मैक्सिमम अमाउंट आया था दैट वाज 15 लाख। 15 लाख के बेस पे उसने राम और श्याम को मिलवाया। अब ये दोनों आपस में मिले। राम बोला, देख भाई ठीक है, तेरी बिडिंग सबसे ज्यादा फालतू आई थी, ईसीओ ने मुझे तुझसे मिलवा दिया, लेकिन मैं इस जमीन को 17 लाख से कम पे नहीं बेचूंगा, तुझे लेनी है तो बोल। आपस में इन्होंने नेगोशिएशन किया, राम और श्याम में। एंड द फाइनल अमाउंट जो उन्होंने आपस में डिसाइड किया दैट वाज फॉर एग्जांपल 16 लाख। वो दोनों एग्रीड हो गए। राम क्या एग्री हुआ 16 लाख पे, श्याम क्या एग्री हुआ 16 लाख पे। 16 लाख पे राम ने इसको श्याम को बेच दी। बट सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है, यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो डीलिंग हुई ना 16 लाख वाली, इसमें ईसीओ कहीं भी नहीं था। ईसीओ को इवन पता भी नहीं है कि इन्होंने 16 लाख की बेची। ईसीओ को पता भी नहीं है कि इन्होंने पैसे किस चीज के थ्रू दिए, इन कैश दिए, बैंक में दिए, ट्रांजेक्शन्स कैसे हुई, ईसीओ को पता ही नहीं है। ना ईसीओ ने पैसे दिलवाने में था, ना इनकी नेगोशिएशन में था, किसी तरीके से कहीं भी नहीं था। ईसीओ का रोल सिर्फ यहाँ तक था, इन दोनों को मिलवाने से रिलेटेड। आफ्टर दैट यहां से मिलवाने के बाद और अपना कमीशन खाने के बाद ईसीओ का परमानेंट यहां से रोल कट ऑफ हो गया, इसका रोल यहां से खत्म हो गया। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ईसीओ ऑक्शन क्या होती है, ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर इसमें क्या है। ठीक है जी। अब देखिए, ये जितना भी इसके ऊपर आया हुआ है ना डाटा, जितनी भी गाइडलाइन आई हुई है, आपको 2 मिनट के अंदर सारी गाइडलाइन समझ में आ जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस ऑफ कैरिंग ई ऑक्शन सर्विसेज। इसके रिगार्डिंग क्या जो ई ऑक्शन सर्विसेज है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे जो चल रही थी, उसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशंस मांगी गई, क्लैरिफिकेशंस मांगी गई। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं ई ऑक्शनर सर्विसेज। It has been stated that in e-auction, the e-auctioner involved in conducting auction through portal के थ्रू ये करते हैं, responsible only for those price discovery। यानी वो लोग क्या करते हैं, ई ऑक्शन वाले सिर्फ प्राइस डिस्कवरी करते हैं या सेल परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ द ऑक्शन रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द क्लाइंट। जो रिजल्ट है ना ऑक्शन रिपोर्ट का, वो क्लाइंट को दे देते हैं। द क्लाइंट कुड बी द बायर और द सेलर। क्लाइंट उसका बायर और सेलर ये बोथ भी हो सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स इन द ऑक्शन आर सेलर। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना ऑक्शन में, वो सेलर्स होते हैं। इफ क्लाइंट इज बायर, और अगर बायर उसका क्लाइंट है तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सेलर होते हैं। इसका हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल परचेज इज बीइंग कैरिड आउट डायरेक्टली बिटवीन द बायर एंड सेलर। देखिए मेन पॉइंट ये आ गया, जो ट्रांजेक्शन है ना सेल परचेज की, वो डायरेक्टली होती है बिटवीन बायर एंड सेलर, एंड द सेलर हु आर नॉट डन, seller which are not done through the ECO of the e-auctioner। Further the price so discovered can be further negotiated, यानी ये further negotiate हो सकता है price without the knowledge of ECO।
यानी उसकी नॉलेज के बिना भी नेगोशिएशन हो सकती है। मैंने बताया ना, इन्होंने आपस में नेगोशिएट कर लिया। हाँ, जरूरी नहीं है वो नेगोशिएट करे, हो सकता है उसी प्राइस पे लेना देना कर ले, लेकिन भैया ईसीओ का रोल नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है जी। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो सेक्शन 194 ओ जो है वो नहीं लगता, उस केस में टीडीएस नहीं कटता। अब इसमें जो कंडीशंस बताई गई हैं वो आप ध्यान से देखिए। ये कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है। ये सभी कंडीशंस जो है हमारे पास ये फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले ई ऑक्शनर जो है वो कंडक्ट करेगा ई ऑक्शन सर्विसेज फॉर इट्स क्लाइंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी तो भैया वो करवा के देगा ओनली विच इज रिपोर्टेड टू द क्लाइंट। द प्राइस सो डिस्कवर्ड थ्रू द ई ऑक्शन प्रोसेस इज नॉट नेसेसरीली, क्या कह रहा है, वो ये जरूरी नहीं है कि वो फाइनल प्राइस हो। इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट, ये क्लाइंट की मर्जी है टू एक्सेप्ट द प्राइस और टू डायरेक्टली नेगोशिएट, या तो वो एक्सेप्ट कर ले प्राइस को या डायरेक्टली नेगोशिएट कर ले। यानी राम और श्याम की मर्जी थी 15 लाख का प्राइस ले लेते, या उनकी मर्जी थी कि उन्होंने आपस में नेगोशिएशन कर लिया कम या ज्यादा पे। ट्रांजेक्शन ऑफ सेल परचेज टेक प्लेस डायरेक्टली, जो सेल परचेज की ट्रांजेक्शन है ना वो डायरेक्टली होगी सबसे पहले तो, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में, यानी राम और श्याम में। ईसीओ में उसका लेना देना कोई नहीं होगा, ईसीओ सिर्फ प्राइस डिस्कवरी करेगा, प्राइस उन दोनों को आपस में मैच करवाया स्टार्टिंग में और फिर वो निकल गया। उस पर नेगोशिएशन हुई, क्या कंक्लूजन आया, उसका कोई लेना देना नहीं है, ना नेगोशिएशन में ना कंक्लूजन में। ई ऑक्शनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर फैसिलिटेटिंग सेल और परचेज के लिए, ठीक है जी, जिसके लिए ई ऑक्शन करवाया गया था। एक्सटेंड टू द एक्सटेंड ऑफ प्राइस रिकवरी, सिर्फ प्राइस डिस्कवरी उसका मैटर था। पेमेंट जो हुई डायरेक्टली उन दोनों पार्टीज के बीच में हुई, इसमें ईसीओ का लेना देना नहीं होगा, कितनी क्वांटिटी थी क्या था उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपस में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग करेंगे क्लाइंट और काउंटर पार्टी। अब यहां ध्यान से सुनिए, फॉर पेमेंट मेड टू ई ऑक्शनर फॉर प्रोवाइडिंग ई ऑक्शन सर्विसेज, ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो ईसीओ है वो अपना कमीशन तो चार्ज करेगा ना भाई। ई ऑक्शनर फॉर प्रोवाइडिंग ई ऑक्शन सर्विसेज क्लाइंट डिडक्ट टैक्स अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी क्लाइंट डिडक्ट तो करेगा ना टैक्स, किसके ऊपर, जो यहाँ पे मैं आपको ऊपर पैरा में लेकर के चलूं, राम और श्याम से कमीशन लिया था ना ईसीओ ने, ये देखिए ईसीओ ने ये क्या किया था, व्हाट वाज दैट, ये कमीशन था ना जो राम और श्याम से ईसीओ ने लिया। ये कह रहा है सेक्शन कि इसके ऊपर तो वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल इसने 5,000 का कमीशन लिया, चाहे इससे लिया चाहे इससे लिया, वो 5,000 के ऊपर तो भैया टीडीएस डिडक्ट कर लेना, वो टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, ठीक है जी। अदर देन दैट जो उनकी सेल परचेज वाली एक्टिविटीज हुई उसके ऊपर हमें कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। आगे देखेंगे इसके अंदर क्या बताया हुआ है। In order to remove the difficulty, it is clarified that provision of section 194O of the Act shall not apply. ये अप्लाई नहीं होंगे in relation to e-auction services carried on by the e-auctioner if all the facts, भैया अगर सारे के सारे facts A to have satisfied हैं तो टीडीएस नहीं लगेगा, वरना टीडीएस लग जाएगा। दूसरी बात जो इस सेक्शन ने बोली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कह रहा है मान लिया भैया कि ये सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, स्टिल नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स, बट provisions of section 194Q and section 206C1H will be applicable, यानी आपके ऊपर यहाँ पे सेक्शन 194 सॉरी 194O अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन भैया 194Q वो अप्लाई हो सकता है, 206C1H वो अप्लाई हो सकता है, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल सी बात ये है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, एडजस्टमेंट इन वेरियस स्टेट लेवाइज एंड टैक्स अदर देन जीएसटी, यानी जीएसटी के अलावा जो टैक्स लग रहे हैं उनका क्या करना है। जीएसटी के अलावा कौन से टैक्स लगते हैं, टीडीएस लगता है, सेल टैक्स लगता है, अभी भी कुछ चीजों पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट लगता है। तो ये जो हमारे पास सेक्शन है इनका क्या करना है, जो ये टैक्स हमारे पास लगते हैं, ये क्या कह रहा है, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इन केस द जीएसटी कंपोनेंट हैज बीन इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस द टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट। देखिए मैं इसको आपको ना एक चार्ट के साथ समझाऊं, चार्ट के साथ समझना एक्चुअली थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें ये क्या कह रहा है, जो हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है ना, वो कब डिडक्ट करना होता है, एट द क्रेडिट ऑफ अमाउंट, या तो आपने अपने अकाउंट्स में एंट्री कर दी, या आपने अमाउंट रिसीव कर ली, या आपने अमाउंट रिसीव कर ली, विच एवर इज अर्लियर। अब क्या हुआ, जो आपके पास अमाउंट थी 1000 की,
यानी कंसिडरेशन 1000 था। फॉर एग्जाम्पल जो 180 ले लेती हूँ मैं, इसमें टीडीएस 18% के रेट से 1180 टोटल अमाउंट आ गई। दैट वाज सेल कंसिडरेशन, दैट इज जीएसटी, और ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। यहां तक बात समझ में आई। अब इन दोनों में से जो चीज अर्लियर होगी उसके ऊपर क्या होगा, जीएसटी, सॉरी टीडीएस डिडक्ट होगा। अब मैं कह रही हूँ पहले ही अकाउंटिंग एंट्री हो गई, सब पहले क्या हो गई, अकाउंटिंग एंट्री, पैसा भी नहीं आया, अकाउंटिंग एंट्री हो गई, बिल तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, ये जो अमाउंट है ना, जीएसटी नहीं लेना आपने, जो सेल कंसिडरेशन है इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, आपने इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा इसको पलट दूं, पहले अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई, पहले अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई, ये अकाउंटिंग एंट्री है ही नहीं हमारे पास, ठीक है जी। हमें नहीं पता कितना सेल कंसिडरेशन था, क्या था, सीधा खाते में आए 1180 रुपए, सीधा खाते में कितना है 1180, हमें नहीं पता इसके अंदर जीएसटी कितना है, हमें नहीं पता इसके अंदर सेल कंसिडरेशन कितना है, सिर्फ पैसा आया हुआ है। अगर सिर्फ पैसा आया है ना, तो टोटल मनी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, यानी 1180 के ऊपर सीधा टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ये पैराग्राफ हमारे पास इस बात को कर रहा है, ठीक है जी। देखिए मैं आपको पढ़वा भी देती हूँ। GST component has been indicated separately in the invoice and tax deducted at the time of credit of the amount, यानी जो क्रेडिट हुई अमाउंट उस टाइम पे in the account of the seller, then the tax is to be deducted under section 194Q of the act on the amount credited, यानी उस 1180 पे without including such GST। It has been further provided that in case of tax is deducted on payment basis, सॉरी अकाउंटिंग एंट्री के बेस था, अगर पेमेंट बेसिस पे हमारे पास हो रहा है, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट, यानी 1180 पे, यहाँ कितने पे था 1000 पे, यहाँ कितने पे 1180 रुपए पे आप टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेम केस यहाँ पे वैट के बारे में हो जाएगा, यानी अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल ही देखूं, वैट, यहाँ पे मैंने ये जीएसटी वर्ड यूज किया हुआ है, मैं इसको जीएसटी वर्ड को अगर यहाँ से हटा दूं तो सेम यही क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। मैंने यहाँ पे जीएसटी की जगह वर्ड क्या यूज कर दिया, वैट, ये 180 मैंने ले लिया कि वैट लगा था। अगर अकाउंटिंग एंट्री पहले हुई तो ऑब्वियसली 1000 के ऊपर टीडीएस, अदरवाइज जो पूरा पैसा आया उसके ऊपर टीडीएस। वैसे आपके पास वैट, जो भी सीएसटी है, सेल टैक्स है, एक्साइज है, टीडीएस डिडक्ट करते टाइम इन अमाउंट्स को हम कंसीडर नहीं करते, ये आपके पास इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आई नो, बट हर एक कंसेप्ट को मुझे क्लियर करना जरूरी है, और इतना मिनिमम टाइम मुझे चाहिए था आप लोगों को अच्छे से इलाबोरेट करने के लिए, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये अपडेट्स आपको जाननी बहुत जरूरी है अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q, 194Q के बारे में बताया है। इन केस वेयर एग्जम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 206C1A, जहां पे एग्जम्पशन है 206C1A पे, ये क्या कह रहा है, हमें सेक्शन 206C1A के अंदर एग्जम्पशन दे रही है, 1A के अंदर हमें एग्जम्पशन मिलती है अगर हम जनरेशन ऑफ पावर वाले काम में हो, ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए काम हम ना कर रहे, मैं अभी बताऊंगी आप, हमें एग्जम्पशन मिल गई। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये गाइडलाइन क्या कह रही है, वहां आपके ऊपर 194Q अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले बात कर रहा है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1A, इसके बारे में। ये एक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले ये देखिए गाइस, ये बहुत बहुत भयानक वर्ड है वैसे तो, नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कोई कुछ भी बोले, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब चाहे कोई कुछ भी बोले, भाड़ में जाओ सब सेक्शन, गो टू हेल, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, सब भाड़ में जाओ, अगर मैंने जो बोल दिया वही होगा, कोई चाहे कुछ भी बोले। नोट विद स्टैंडिंग का मतलब ये होता है एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सैड सेक्शन, चाहे कुछ भी बोला हो सबसेक्शन 1 में, ठीक है जी। नो टैक्स, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ अ बायर हु इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ such buyer furnishes to the person responsible for collecting tax a declaration to the effect that the goods are to be utilized in the purpose of manufacturing, processing or producing article, यानी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिकल फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, यानी आप जनरेशन ऑफ पावर के लिए काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो सब सेक्शन 1A के अंदर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ये बात ये क्या है। अब आगे देखेंगे, एज पर प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1H, जो सबसेक्शन 1H है 206C का, टैक्स इज टू बी कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, टैक्स कलेक्ट किया जाएगा सेल ऑफ गुड्स के बारे में, अदर देन गुड्स विच हैव नॉट बीन कवर्ड, वो गुड्स जो कि कवर नहीं हुई अंडर सबसेक्शन 1
और सबसेक्शन 1F, यानी जो गुड्स आपके पास सेक्शन अंडर सेक्शन 1F 1G इनके अंदर कवर नहीं हुए, इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट इन केस गुड्स विच आर कवर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सैड सेक्शन बट एग्जम्प्टेड, लेकिन वो एग्जम्प्टेड है अंडर सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 1A में एग्जम्प्टेड है, टैक्स विल नॉट बी कलेक्टिबल अंडर आइदर सबसेक्शन 1, यानी टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया गया किसमें, सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1H में, किसका, सबसेक्शन 206C का। यानी आपने टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया, ना सबसेक्शन 1 में कलेक्ट किया, ना आपने सबसेक्शन 1A में कलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 1H की, यहाँ पे 1H की जो कैटेगरी है वो एक्सक्लूड कर देगी द गुड्स विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 of section 206C. It has been requested to clarify the provisions of section 194Q. यहाँ पे इनसे क्लैरिटी मांगी गई सेक्शन 194Q से रिलेटेड। अब देखिए ये क्लैरिटी हम देखेंगे आगे। The issues has been examined. It has been seen that provisions of section 194Q of the act does not apply, यानी सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर टैक्स इज कलेक्टिबल। जहां पे देखो, अगर टैक्स कलेक्ट हो रहा है 206C1H में तो 194Q नहीं लगेगा, ठीक है जी। 206C1H अगर अप्लाई हो रहा है तो सेक्शन 194Q वहां पे नहीं लगेगा। द टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फॉर द गुड्स कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द said section. It is hereby clarified that in such cases the provision of section 194Q of the act will apply. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर 206C1H है ये नहीं लग रहा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपके पास ये सेक्शन नहीं लगा कहीं भी, तो here it is clarified that in such cases provisions of section 194Q will applied। यानी अगर 206 देखिए 206C1H के अंदर TCS कलेक्ट हो जाता था, 194Q नहीं लगता था, लेकिन अब साफ साफ बता दिया गया है जहां पे 206C1H नहीं लग रहा, जस्ट बिकॉज सबसेक्शन 1A ने उसको डिडक्शन दे रखी है, उसमें एक एग्जम्पशन दे रखी है कि आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, तो वहां सेक्शन 194Q लग जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्लैरिटी आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर क्लैरिटी है, ये कब हमें गवर्नमेंट का टीडीएस काटना है, कब हमें गवर्नमेंट से टीसीएस कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट कब टीडीएस काट सकती है, इस सब के ऊपर क्लैरिटी दे दी गई है। ध्यान से देखेंगे, there have been representations from the Department of Government to inquire such department is required to deduct tax under the provision of section 194Q। यानी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ये कब टैक्स डिडक्ट करेंगे इस बारे में बात की गई है। देखें कभी नहीं टैक्स डिडक्ट करना है। एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय अ पर्सन। सबसे पहली बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कह रही है, 194Q सेक्शन की कह रहा मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें क्या होगा, टैक्स डिडक्ट किया जाएगा एक पर्सन से, लेकिन वो पर्सन कौन होना चाहिए, बाय हम मैंने बोला कि आपको 194Q सेक्शन के अंदर टैक्स डिडक्ट करके लाना है, बट गाइस सेक्शन 194Q में आप टैक्स तो डिडक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपको बायर होना जरूरी है ना। अगर आप बायर ही नहीं है तो आप डिडक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और इवन अगर मैं बात करूं आप सेलर ही नहीं है तो कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे 206C1H के अंदर। मैंने बताया था ना बायर और सेलर की डेफिनेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप बायर नहीं है तो आप डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आप सेलर नहीं है तो आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, सेक्शन से अप्लाई ही नहीं होंगे, ठीक है जी। यानी सबसे पहले आपको बायर होना जरूरी है। बायर के लिए दो कंडीशंस थी, सबसे पहले कि वो क्या करेगा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज करेगा, दूसरा उसकी जो सेल होगी इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो 10 करोड़ से ज्यादा होगी, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, जो कैरी नहीं कर रहा बिजनेस एक्टिविटीज, ये कह रहा है कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है अगर वो एक्टिविटीज ही नहीं कैरी कर रहा बिजनेस की या कॉमर्शियल से रिलेटेड, ठीक है जी, तो उसको हम बायर ही नहीं मानेंगे, और अगर बायर ही नहीं मानेंगे तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर सेक्शन 194Q भी नहीं लगेगा, यानी वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, ही विल नॉट, ध्यान से देखिए ये वर्ड क्या यूज किया हुआ है, नॉट, ही विल नॉट बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स, ठीक है जी, वो टीडीएस नहीं काटेगा। इशू हैज बीन रेज्ड इन केस वेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विल बी कंसीडर्ड एज सेलर। क्या उसे सेलर कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। यानी एक बात बताइए, बायर जो है
अब इसमें आप कहेंगे इसमें सेलर कहाँ से आएगा? एक बात बताइए, ये बायर है और ये सेलर है। अब बात हुई कि गवर्नमेंट कब टीडीएस काटेगा, गवर्नमेंट कब बायर बनेगा, ये बात हमने कर ली। लेकिन अब मैं कह रही हूं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बायर नहीं है। ये जो सेलर है ना, ये गवर्नमेंट है। ये क्या है? गवर्नमेंट है। यानी गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को बेच दिया सामान। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को सामान बेच दिया। अब ये तो क्या हो गया? सेलर। लेकिन अब ये जो है, ये बंदा तो इसका टीडीएस काट सकता है ना, गवर्नमेंट का ये बंदा तो टीडीएस काट सकता है। पर इस टीडीएस को काटने के लिए ये जो गवर्नमेंट है, ये इसको भी तो सेलर होना जरूरी है। इस सेक्शन के हिसाब से इसको भी क्या होना जरूरी है? इस सेक्शन के हिसाब से सेलर होना जरूरी है। तो अब ये सेलर कब बनेगा, ये भी हमें देखना जरूरी है। In this regard, it is hereby clarified that the purpose of Section 194Q, central government or state government shall not be considered as seller. 194Q के हिसाब से ये सेलर मानी ही नहीं जाएगी। देखिए कितनी समझदार है गवर्नमेंट। जब इसका टीडीएस डिडक्ट होने की बात आई ना, तो इसने साफ साफ शब्दों में क्या कह दिया कि भैया मैं तो कभी भी सेलर नहीं मानी जाऊंगी। यानी गवर्नमेंट तो सेलर मानी ही नहीं जाएगी, आप उसका टीडीएस कभी नहीं काट सकते गवर्नमेंट का। ठीक है जी, गवर्नमेंट आपका काट सकती है अगर वो बायर बन गई तो, लेकिन आप गवर्नमेंट का नहीं काट सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है मैं तो कभी सेलर हुई नहीं, मैं 194Q की डेफिनेशन के लिए कभी सेलर में आऊंगी ही नहीं। साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। In connection with above, it is further clarified that any other person such as public sector undertaking or corporation established under central or state act or any other such body, authority or entity shall be required to comply with the provision of section 194Q। यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, जो अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो गई, अदर सच बॉडी हो गई, अथॉरिटी हो गई, एंटिटी हो गई, कुछ भी हो गया भाई, सेक्शन 194Q के जो भी हमने प्रोविजन पढ़े वो सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं, इन सब पे भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी गाइस, मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं ये सर्कुलर आपको बहुत इजीली समझा पाऊं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस, मेरे इस वीडियो में इतने लंबे टाइम तक लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।